नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार्थ सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। अब देखिए, पूरे साल की हम लोग घटना जो सार है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और उसके क्रम में ये नेशनल इवेंट्स का तीसरा लेक्चर है। आपको पुराने जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे आपकी जब आप चैनल पर जाएंगे उसकी लिस्ट में मिल जाएंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ है, पिछले कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो सेरिकल्चर और उसका जो डेटा था, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था। उस पर हर साल सवाल आता है, आने की संभावना भी बनी रहती है और जो एनालिटिकल व्यू है उसको ध्यान में रख के वो डेवलप किया गया था। ठीक है, तो उसको आप जाके देख लेना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर अभी आपको लग रहा है कि चलिए ठीक है, अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं आ रहा है, अभी तो क्या आराम करने का वक्त है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो निश्चित तौर से आप बिल्कुल पिछड़ जाएंगे। यही सही टाइम है, जब अभी तक नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, इसको आप ध्यान में रखें और जो भी चीज़ें हैं उसको कवर अप करते चलें। ठीक है, तो अभी आर्थिकी वाली जो भी बातें हैं उसमें जितने भी अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनको मैं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं ख़त्म कर दूंगा, जिस समय आपका आर्थिकी का जो सारा पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ें, करंट अफेयर्स आपका साथ साथ चल रहा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आज के मैं टॉपिक पे आज स्टार्ट करता हूँ। तो मराठाओं के जो 12 किले हैं उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर जो सूची है उसमें शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है। अभी शामिल नहीं हुए हैं, इस चीज़ को आप याद रखना। और देखिए यूनेस्को, क्योंकि यूनेस्को विश्व धरोहर जो स्थल होते हैं उनको उनकी एक सूची जारी करती है। ऐसे विश्व धरोहर स्थल भारत में हैं अभी तक टोटल 42, जिसमें 2023 में होयसल मंदिर और शांति निकेतन 2 स्थल और जोड़े गए थे, तो हो गए थे 42। ओके, अब ये जो 42 स्थल हैं इसमें अलग अलग सेक्शन भी होते हैं। जैसे जो लिस्ट आती है, कुछ आते हैं नेचुरल प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, कुछ आते हैं सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल, और एक मात्र जो भारत में है वो कंचनजंगा जो मिश्रित श्रेणी में है। ठीक, तो तीन श्रेणियां हैं, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित। ठीक, प्राकृतिक में 7 है, सांस्कृतिक में 34 है और मिश्रित में 1 है, तो टोटल ये मिला के हो जाते हैं 42। अब ये 12 और हैं, इनको जोड़ने की जो बात की जा रही है वो ऐसी उसमें बात की जा रही है जो सांस्कृतिक श्रेणी है उसमें इसको जोड़ने की बात की जा रही है। और इसमें एक नेटवर्क, क्योंकि देखिए मराठाओं के जो किले थे उनके बहुत सारे किले हैं, 400 के आसपास किले, लेकिन उसमें 12 ऐसे किले हैं जिनको इसमें मराठा सैन्य परिदृश्य में भारत सरकार ने शामिल किया है। और इन 12 किलों को क्या है, भेजा गया है यूनेस्को को कि आप इसको ऐड कर दें। ठीक है, अब ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसमें जो 12 के नाम हैं वो आपको यहाँ लिखेंगे। मैं देखो थोड़ा सा तेज आज पढ़ रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत, क्योंकि लेंदी बुक है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, अगर मैं जल्दी नहीं करूँगा तो ये फिर बहुत पिछड़ जाएगी। राइट, तो और दूसरी चीज़ और भी है, अगर आप देखते हैं पढ़ते हैं तो इस पर कमेंट करके मुझे बता दें, इससे मुझे आइडिया एक लग जाता है। ठीक है, राइट, आइडिया एक लग जाता है कि ठीक है कोई पढ़ भी रहा है कि बस ऐसे ही सब चल रहा है। तो इसके नाम सब लिखे हुए हैं, जैसे सनहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़ और सुवर्णगुरु, पनाला, ऐसे करके सब सारे नाम लगे। सिंधुदुर्ग तमिलनाडु में जिंजी किला। ओके, ये है। अब ये क्योंकि जो मराठाओं का जो दौर था वो 17वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ और 19वीं शताब्दी की जो शुरुआत थी वहाँ पे मराठाओं का दौर जो था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो और मराठाओं ने, आपको पता है कि भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है और आधुनिक पाकिस्तान, आज उसमें आधा पाकिस्तान भारत का पश्चिमी हिस्सा, वहाँ से होते हुए दक्षिण भारत तक इनकी पहुँच हो गई थी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट के साथ में अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो देखिए एक वर्ड में मैसेज भी जाएगा कि मुगल्स केवल नहीं थे जो यहाँ पे अपनी स्थिति जमाए हुए थे। खैर एनीवे, ये हिस्ट्री का पार्ट है, इसको किसी और नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। राइट, तो बस ये है कि 12 जो ये किले हैं उनकी जो नामांकन है वो सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी में किया गया है, याद रखना। अभी तक टोटल 42 है, जिसमें 34 सांस्कृतिक श्रेणी के हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं, ठीक है, नेचुरल है, एक मिश्रित है। जो है मिश्रित है इसको है कंचनजंगा वही नेशनल पार्क जो सिक्किम में स्थित है। ओके, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आता हूँ। फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब सबसे पहली बात है कि ये दर्जा कौन देगा? दर्जा देगी ये भारत सरकार। और दूसरी चीज़ है कि शास्त्रीय भाषाएं कौन सी होती हैं? तो ऐसी भाषाएं जिनका इतिहास लगभग 1500 से 2000 साल पुराना है, और 1500 से 2000 साल पुराने के होने के बाद में इनमें इनके ग्रंथ लिखे गए हैं जो आज के दिन रिलेवेंट है, ये हो जाती हैं शास्त्रीय भाषाएं। ओके,
तो अब भारत में टोटल शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं कितनी? 9। याद रखिए, देखिए 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल कर लिया गया है। ठीक, तो कौन सी है? ये फारसी। और फारसी दरअसल बोली, फारसी का महत्व किस लिए है? क्योंकि बहुत सारे मुगल्स एरा में बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, वो सारी लिखी गई किसमें? फारसी भाषाओं में। और उनके अनुवाद जो हुए, जैसे बहुत सारे जो संस्कृत में थे उनके फारसी में अनुवाद किए गए, तो इसलिए फारसी वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरी चीज़ है, ईरान में दरअसल ये फारसी भाषा बोली जाती है और ईरान से एक इंडिया का कनेक्ट बना रहे, इसलिए इसको भी दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना, ये घोषणा की थी 15 जनवरी को तेहरान में विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने। और चूंकि नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई शिक्षा नीति है, वो भी ये बात बोलती है कि जो आपकी मौलिक भाषाएं हैं उनमें पढ़ाने की ज़रूरत है, उनमें अब मतलब उनको भी आगे लाने की ज़रूरत है, इसलिए इसको आगे किया गया। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए फारसी एक इंडो यूरोपियन भाषा है, मुख्य रूप से ईरान में रहने वाले फारसी लोगों द्वारा बोली जाती है। ठीक, ऐसी सब बातें। अब बात है कि जो 9 जो सांस्कृतिक आपकी जो भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो शास्त्रीय भाषाएं जो थी उनके बारे में मैंने बता दिया। अब देखिए, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची आपकी भाषाओं की बात करती है, और उसमें 8वीं अनुसूची में जो 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक, 2004 में सबसे पहले तमिल भाषा को एक शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। इसके बाद 2005 आया, 2005 में संस्कृत को दिया गया, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को दिया गया, जबकि 2013 में मलयालम को दिया गया, 2014 में उड़िया भाषा को दिया गया। हिंदी इसमें शामिल नहीं है, इंग्लिश इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसको याद रखना। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बोलती है कि इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी और प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए, इसका भी प्रस्ताव है। लेकिन रही बात है, देखिए पाली और प्राकृत भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि भारत का जो इतिहास है उसमें सबसे पुरानी अगर कुछ ग्रंथ लिखे गए तो पाली और प्राकृत में लिखे गए। आपको बुद्धिज़्म के जितने भी आपको ग्रंथ मिलते हैं, जितनी भी स्क्रिप्ट्स मिलती हैं, वो जो लिखी गई हैं वो पाली में ज़्यादातर लिखी गई हैं। और उसी टाइम पीरियड में, उससे पहले उसके बाद में आपको प्राकृत भाषा का भी वर्णन मिलता है। प्राकृत भाषा तो इसलिए क्योंकि बहुत पुरानी भाषाएं हैं, आज से लगभग 2,500 साल पहले तो ये डेवलप हुई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे आपको ग्रंथ भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। पाली, फारसी और प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा दर्जा देने की बात की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, राइट। अब देखिए अनुवादनी ऐप की यहाँ पे बात हुई है। अब अनुवादनी ऐप का जो काम है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। इसमें ये सिफारिश की गई थी कि जो अध्ययन है, बच्चों का जो अध्ययन है वो होना चाहिए मातृभाषा में अपनी। इसलिए जो लैंग्वेज है उसमें जो बेसिक लैंग्वेज जो अपनी फंडामेंटल लैंग्वेजेस हैं उनमें आपको उसका सिलेबस मिल सके, उसमें आपको पाठ्यक्रम मिल सके, उसको आप पढ़ा सके, उसको आप पढ़ सके। इसलिए अनुवादनी ऐप का जो है डेवलपमेंट इसमें किया गया। शिक्षा में बहुभाषावाद को, ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश चलेगी, ऐसा नहीं है कि केवल कोई और रीजनल लैंग्वेज चलेगी, तो बहुभाषावाद को विकास करने के लिए इसको दिया गया है। और ये एक एआई आधारित इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादनी ऐप है, याद रखना इसको, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, विशेष रूप से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो सूचीबद्ध भाषाएं हैं उनमें पढ़ाने के लिए, अध्ययन सामग्री जुटाने के लिए इसको किया गया, राइट, याद रखना। चलो, इसमें यूजीसी है, इसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, और इसके बाद एनसीटीई है, यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, और स्कूली शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन सामग्री के उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बस इतनी सारी चीज़ें, और कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट केवल ये था अनुवादनी ऐप किससे रिलेटेड है, बस। चलिए आगे वाले पॉइंट पे मैं आता हूँ। अब हमारा आगे वाला जो पॉइंट है, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, याद रखना। सबसे पहले बेंगलुरु के बी मोरन हल्ली में, ठीक। अब बोइंग है क्या, आपने हमेशा एक नाम सुना होगा, करंट अफेयर्स में आप हमेशा देखते रहते हैं, C-17 ग्लोब मास्टर, ठीक है, C-17 ग्लोब मास्टर, या फिर अपाचे हेलीकॉप्टर, ठीक, या फिर बोइंग 747, या फिर बोइंग 777, ये सारे नाम आपने सुन रखे हैं। तो अब है क्या सीन कि ये जो विमानन क्षेत्र है उसमें यूएसए की सबसे बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है बोइंग, और यही बोइंग कंपनी
भारत को भी अपने हथियार भी बेचती है, अपने एयरक्राफ्ट भी बेचती है, अपने रॉकेट्स जो हैं उनको दुनिया में मुहैया कराती है। तो बहुत बड़ी कंपनी है और यूएसए के शिकागो में इसका सेंटर है। शिकागो के बाहर अगर ये निकल के सबसे बड़ा जो सेंटर इन्होंने बनाया है वो बनाया है इंडिया में। ये इंडिया के लिए भी एक उपलब्धि है जो 43 एकड़ में बना है और इसे बनाने में 1600 करोड़ रुपए की लागत आई है। ठीक, तो ये सबसे बड़ी बात। इससे होगा क्या कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, हम लोगों की स्किल्स बढ़ेंगी, यही सारी चीज़ें होंगी ना, राइट। तो और रोजगार भी बढ़ेगा ऑफ कोर्स, समझे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ में एक कार्यक्रम और जुड़ जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। ठीक, अब बोइंग सुकन्या कार्यक्रम क्या है? ये जो क्षेत्र है, ये जो विमानन क्षेत्र है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम में, इसमें देश भर की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इनको इस कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर प्रदान किया जाए और इस अवसर प्रदान करने में इनके चाहे कौशल को बढ़ाना हो, स्किल्स को बढ़ाना हो, समझे, और इनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देना हो, इन सारी चीज़ों में बोइंग सुकन्या कार्यक्रम चालू किया गया। और बोइंग सुकन्या कार्यक्रम जो है उसको लागू करने के लिए 150 नियोजित स्थलों पर NCTM प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। ये NCTM प्रयोगशालाएं क्या हैं? ये NCTM प्रयोगशालाएं हैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र। ठीक, जैसे STEM, राइट, STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, राइट। इतनी चीज़ें हो गई हैं। ठीक, अब ये बोइंग के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक, अब मेरा अगला टॉपिक है 17 से अधिक भारतीय उत्पादों को GI टैग दिया गया। GI टैग की जब बात आती है तो मैंने हमेशा आपको बताया कि GI टैग देता कौन थे। तो रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेटर देता है और रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेटर आता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक, और रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेटर का हेडक्वार्टर्स आपको मिलते हैं कहाँ? तो चेन्नई में मिलते हैं, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, राइट। अब सबसे बड़ी बात है GI टैग दिया क्यों जाता है? तो GI टैग उन चीज़ों को दिया जाता है जो उसी भौगोलिक परिवेश में उसकी विशेषता होती है, बहुत टाइम से वहाँ पे डेवलप हुई, वहाँ पे चाहे कोई खाने की चीज़ हो या कोई पैक्ड चीज़ हो या कोई हथकरघा हो, शिल्पकारी हो, समझे, या कोई मिठाई हो या कोई भी चीज़ हो, XYZ। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी पिछले दिनों में आपने देखा कि यूपी के 7 उत्पादों को GI टैग दिया गया, जिसमें कुछ थे। जैसे अमरोहा की एक ढोलक थी, बाराबंकी का जो हथकरघा को जो शिल्प था उसको दिया गया, मैनपुरी की जो तारकाशी थी उसको दिया गया, गौरा पत्थर को भी दिया गया। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे संबल का एक हार्न क्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको दिया गया। तो ऐसे ही दिया जाता है। इस बार क्या हुआ है कि उड़ीसा, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर और गुजरात, पश्चिम बंगाल के 17 से अधिक उत्पादों को GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर प्रदान किया गया। अब उड़ीसा के जो उत्पाद हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको सबको आप आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ लेना जरूर। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इसको पढ़ने से फ़ायदा क्या है, मैं इसी को रिपीट करूँ तो उससे फ़ायदा क्या है, राइट। फ़ायदा ये निकल में आता है कि GI टैग दरअसल है क्या और क्या क्या है, मतलब आपको चीज़ें पता चल जाए, राइट। एक एक चीज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा। ठीक, ऐसे अरुणाचल प्रदेश की कुछ चीज़ें हैं, ऐसे वेस्ट बंगाल की कुछ चीज़ें हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए यहाँ पे आपको निकल के आती है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। कच्ची खारेक। कच्ची खारेक क्या है? ये एक देसी किस्म की खजूर है जो सौराष्ट्र का जो एरिया है आपका गुजरात का, वहाँ पे देसी किस्म की एक खजूर होती है। ये 400-500 साल पुरानी है। ये इसको एक GI टैग दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि किसी फल या उसके खाने की उसमें चीज़ में गुजरात को दूसरा ये GI टैग है। इससे पहले केसर आम था उसको दिया गया था GI टैग। अब की बार ये मिला है, वो जो आम को जो मिला था तो 2011 में मिला था, लेकिन 2024 में अब जाके मिला है कच्ची खारेक को। और याद रखना, कच्ची खारेक एक खजूर है, याद रखना। वैसे खजूर जो होती है वो अरब से इंपोर्ट की जाती है इंडिया में, क्योंकि वो ऐसा पौधा है जो यहाँ पे खूब सारा नहीं होता है। ठीक, तो याद रखना। और जम्मू कश्मीर के कुछ उत्पाद हैं जैसे रामबन अनारदाना है। फिर जियोग्राफिकल इंडिकेटर जो है उसकी बात की गई है यहाँ पे बेसिक में नीचे से। इन सारी चीज़ों को तो मैंने बता ही दिया है आपको, राइट। तो अब मैं आ जाता हूँ इस पर। और है क्या, एक देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और निकल के आता है कि GI टैग जो होता है दरअसल 10 सालों के लिए दिया जाता है और इसी टाइम पीरियड तक वो वैलिड रहेगा। इसके बाद में 10 साल के बाद में उसको देखा जाएगा और इसके बाद में उसका रिन्यूअल कर दिया जाएगा, यानी उसको 10 वर्षों के लिए अतिरिक्त बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये काम करता है। याद रखना, ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत GI का जो रजिस्ट्रार होता है वो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत होता है, याद रखना। चलिए, अब अगला हमारा पॉइंट है, जल्दी से आ रहा हूँ, जल्दी से बस पढ़ते रहो, आगे आगे बढ़ाते रहो।
भारत में हिम तेंदुओं की संख्या हुई 718। हिम तेंदुए तेंदुओं से अलग हैं और इंडिया में 718 ये संख्या है। ये जानकारी दी है हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। उनकी बैठक हुई थी 30 जनवरी को, ठीक है, वन्य जीव बोर्ड की बैठक थी, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में, उसमें ये जानकारी अपनी देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इस समय इसमें जो डेटा निकल के आया है उसमें ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो तेंदुए हैं वो आपको मिलेंगे लद्दाख में, फिर मिलेंगे उत्तराखंड में, फिर हिमाचल में, फिर अरुणाचल में, फिर सिक्किम में और देन जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में संख्या इसकी सबसे कम है, जबकि लद्दाख में सबसे ज़्यादा है, जबकि दोनों ये बिल्कुल सटे हुए हैं, राइट, बिल्कुल लगे हुए, सीमाएं इनकी लगी हुई हैं दोनों यूनियन टेरिटरीज की। लेकिन लद्दाख में आपको 477 मिलते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में ओनली आपको 9 देखने को मिलते हैं। एक चीज़ और दूसरी चीज़ कि जो हिम तेंदुए हैं इनका जो एपिसेंटर जो बोला जाता है ना, वो बेसिकली जो हिम तेंदुए हैं उनका जो एपिसेंटर है वो आपको मिलता है भारत में। कहाँ पे मिलता है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान तेंदुओं का वैश्विक राजधानी के रूप में जाना जाता है, ठीक। और देखो IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट जो आती है उसमें जो हिम तेंदुआ है उसको वेलनरेबल यानी सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है, याद रखना है इसको, ठीक है, ठीक है। एशिया में 12 स्थानों पर हिम तेंदुए पाए जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक आबादी कहाँ पे? एशिया में, चाइना में। टोटल इस समय हिम तेंदुओं की अनुमानित जो आबादी है वो 6500 के आसपास है। और हिम तेंदुओं को घोस्ट ऑफ माउंटेन, भूतों पहाड़ों का भूत कहा जाता है, राइट, याद रखना, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें और डेटा लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक। गुजरात की कच्ची खरे को GI टैग दिया गया, वही बात जो मैंने यहाँ पे लेफ्ट में आपको बताई वही बात सीधे राइट में आ गई। अब कच्ची खरेक वही मैंने बताया कि किसने दिया है। तो सबसे पहले कच्ची खरेक एक क्या है, तो मैंने आपको बता दिया था कि यही सारी चीज़ें हैं कि ये खजूर है। और खजूर का जो संगठन है, उत्पादक संगठन है यूनिडेट्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इन्होंने एक याचिका दायर की और याचिका के बाद में जो भारत का पेटेंट डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक है उसने इसको GI टैग दे दिया। अब फिर इसके बाद में इसकी कहानी सब पूरी लिखी गई है कि कच्ची खरेक क्या है, ये सारी कहानी आप पढ़ सकते हैं, कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है, ठीक। अब आ जाता हूँ मैं MPLATS के लिए ई-सारथी ऐप लॉन्च किया गया। MPLATS है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसको बोलते हैं MPLATS, ठीक, ठीक है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इसके लिए ई-सारथी ऐप लॉन्च किया गया। अब ई-सारथी ऐप जो है उसका काम क्या है, उसका करता क्या है, ठीक। तो बेसिकली जो MPLATS है, जो MPLATS है इस समय इसके नेतृत्व में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, उद्देश्य सांसदों को अपने निर्वाचित क्षेत्र के विकास परियोजनाओं को संलग्न होने और प्रबंध करने के तरीकों को बदलना है, ठीक है। इसकी पहल से, डिजिटल पहल से, ठीक, बस। और इसमें कुछ ऐसा बहुत खास नहीं लिखा, ठीक, याद रखना। फिर इसमें कुछ बहुत लंबी एक रिपोर्ट देखिए, फाइनल एक रिपोर्ट आई है, इसको याद रखना। हायर एजुकेशन पे अखिल भारतीय सर्वेक्षण, जिसको बोलते हैं AISHE, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का आयोजन किया गया। 2011 से लगातार किया जा रहा था। 2024 में इसकी एक रिपोर्ट आई है 2021-22 के डेटा के लिए, एक इतनी चीज़ याद रखना। और ये रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय हायर एजुकेशन पे जारी करता है, ठीक है, इतनी चीज़ याद रखना। इसमें टोटल ये बताया गया है कि अलग अलग सेक्टर्स हैं और उन सेक्टर्स में कितनी वृद्धि हो गई। जैसे रिसर्च स्कॉलर अगर PhD कोई करने जा रहा है उसमें कितनी वृद्धि हो गई 2014 से, ठीक। मान लीजिए उच्च शिक्षा में ग्रेजुएशन लेवल पर इनमें कितनी वृद्धि हो गई। स्नातक उपाधियों की प्रमुखता जैसे यहाँ पे लिखेंगे, PhD नामांकन में कितनी वृद्धि हो गई है, ठीक है। और क्या है, GER अनुपात में जो बढ़ोतरी हुई है, यानी सकल नामांकन अनुपात, ठीक। या उच्च शिक्षा में नामांकित 18 से 23 आयु वर्ग का प्रतिशत जो है उसमें जो वृद्धि हुई है 2014-15 के स्तर से 23% से बढ़ के कितना हो गया, 28% हो गया। इस तरीके का इसमें डेटा लिखा हुआ है, बहुत महीन सा डेटा है। बेसिक चीज़ आपको ये समझ में आनी चाहिए कि हाँ हुआ क्या है, राइट, बहुत और कुछ ऐसा खतरनाक चीज़ नहीं है, राइट। तो याद रखना। एक अगला पॉइंट एक और ये कवर करता हूँ। मुंबई में ट्रांस हाइबर लिंक, जिसको अटल सेतु भी बोला जाता है, का उद्घाटन किया गया। अब ट्रांस हाइबर लिंक जो है, ट्रांस हाइबर लिंक या अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। ये दरअसल 22 किलोमीटर लंबा एक पुल है जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। इतनी चीज़ याद हो गई। इसका पूरा नाम है मुंबई ट्रांस हाइबर लिंक, MTHL, याद रखना। उद्घाटन किया गया 12 जनवरी को। किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया, ठीक है, याद रखना। और इसके आधिकारिक तौर पर इसे अटल सेतु
नावा सेवा सी लिंक के रूप में जाना जाता है। ओके, इतनी चीज़ें हो गई हैं। हाँ, तो आगे वाले पॉइंट पे मैं आता हूँ, कहाँ है। कुछ बेसिक चीज़ें जैसे यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, कोई बहुत ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं है। जैसे इसकी लंबाई जो है 22 किलोमीटर है, लेकिन जो पानी के ऊपर इसकी समुद्र पर जो लंबाई है वो है 16.5 किलोमीटर, जबकि ज़मीन पे 5.5 किलोमीटर के आसपास लंबा है। ठीक, यह पुल दक्षिण मुंबई के सेवरी से शुरू होकर रायगढ़ जनपद के नावा सेवा तक समाप्त होता है। इसकी टोटल लागत 18,000 करोड़ के आसपास है। निर्माण 2018 में शुरुआत हुई थी। परियोजना का वित्त पोषण जो किया गया है, इसको फाइनेंस जिसने किया है वो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्या है एजेंसी, इसने किया, राइट। और इसमें सब छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं, कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। एक सबसे लास्ट में एक पॉइंट इसमें लिखा है भूपेन हजारिका पुल के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं। पूर्व असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल का निर्माण किया गया था, जो भारत का सबसे लंबा पुल था। ठीक, अब पुल जो सबसे लंबा है यही है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। अब यही का मतलब है कि जो ये आपका मुंबई नावा सेवा है ये है। ओके, कृत्रिम यूनिकॉर्न बनने वाला भारत का पहला एआई स्टार्टअप। आप मुझे अब ये बताएंगे कि यूनिकॉर्न किसे कहते हैं, गूगल करिए, सर्च करिए, पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा यूनिकॉर्न क्या है। यूनिकॉर्न जब एक स्टार्टअप का बिजनेस कितना हो जाता है, उसका रेवेन्यू कितना हो जाता है, तो वो यूनिकॉर्न बन जाता है। तो इस चीज़ को आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ओला का है, वो ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल, आप उनको खूब देखते रहते हैं। ठीक है, बहुत जगह आपने देखा है इनको। ठीक, एआई स्टार्टअप है इनका कृत्रिम यूनिकॉर्न बनने वाला भारत का पहला एआई स्टार्टअप है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कृत्रिम की वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी 8312 करोड़ रुपए हो गई है। अब चलो आंसर तो आपको यही मिल गया। जब कोई स्टार्टअप $1 बिलियन के ऊपर जब निकल जाता है तो वो बन जाता है यूनिकॉर्न। याद रखना, इंडिया का एआई बेस्ड ये पहला स्टार्टअप है। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी 15 दिसंबर 2023 को, भावेश अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की थी। और इसमें एआई इकोसिस्टम के लिए वर्चुअल सुपर कंप्यूटर भी बनाएगी। ठीक, और इसमें और कुछ बहुत चीज़ नहीं है, बस कृत्रिम याद रखना, कृत्रिम किस लिए था। 22 भाषाओं को समझ सकता है, जिसमें हिंदी, तेलुगु, मराठी 10 भाषाओं के लिए एक आर्टिकल तैयार कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है, इनको बस आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करें, फिर अगले लेक्चर को रिकॉर्ड करके मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। दूसरी चीज़ है, आप लोग कमेंट के थ्रू ज़रा बता भी दिया करें कि कौन कौन सच में देख रहा है, नहीं तो पता नहीं चलता है। मैं भी ठंडे बस्ते में आ जाऊँगा, फिर आप लोग बोलेंगे कि आप तो सर गायब हो गए, आप तो यहाँ चले गए, आप तो वहाँ चले गए। तो जब एक कम्युनिकेशन का जब मीडियम बना रहता है तो ये भी पता है, उससे फीडबैक भी मिलता रहता है, राइट। तो चलिए ठीक है, आज तक मेरा टॉपिक यहीं तक था, और हो सकता है कि मैं शाम को फिर से एक अपलोड कर दूँ, इसके बाद के 5, 7, 10 टॉपिक आगे से और निपटा के। ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। दूसरी चीज़ और भी है, इस बुक में पुराने जो घटना सार जो मैंने ख़त्म की थी, उसमें जो पहले से जो टॉपिक थे उस सारे टॉपिक इसमें भी हैं, इसलिए मैं उन सारे टॉपिक्स को मैं स्किप कर दूंगा जो बात के आएंगे, क्योंकि उनको मैं पहले ऑलरेडी करा चुका हूँ, बार बार रटाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, या अगर बता दूंगा, आप लोग इंसिस्ट करेंगे तो थोड़ा सा मैं बता दूंगा। दूसरी चीज़ है, पीडीएफ वगैरह आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में जब आप जाएंगे, अबाउट या समथिंग ऐसे कुछ होगा, यूट्यूब पे जाके आप देख लेना, इसी पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए। चलो।